नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में। भाजपा पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और आज कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो पार्टियों का क्या रुख रहेगा और कब वो नॉमिनेशन करेंगे, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र राणा जी और राकेश खंडूरी जी। तो सर, सबसे पहले ये कि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो अब पार्टी की क्या तैयारी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? हाल का इसमें जो मंगलौर और जो हमारी बद्रीनाथ विधानसभा सीट है, इसमें कांग्रेस ने अपने आज प्रत्याशी दोनों सीटों पर तय कर दिए हैं। बद्रीनाथ सीट से जो लखपत सिंह बुटोला जी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि मंगलौर सीट पे काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाया है। मंगलौर सीट पे कांग्रेस का स्पष्ट पहले से तय था कि भाई काजी निजामुद्दीन उनके एक बड़े नेता भी हैं और एक जिताऊ उम्मीदवार जिनको देखते हैं कांग्रेस उसमें, क्योंकि उन्होंने कई पिछले चुनाव लड़े हैं। हालांकि 2022 का चुनाव उन्होंने हार गए थे, लेकिन 17 में उन्होंने चुनाव जीता कांग्रेस के टिकट पर ही, तो उसमें वो भी कम मार्जिन से दिया, तो इसलिए काफी उनका कांग्रेस का यह था कि वही प्रत्याशी फाइनल था। बद्रीनाथ सीट पे काफी दावेदार थे, लगभग 10 लोगों ने दावेदारी की थी और जो पार्टी ने जो अंतिम पैनल बनाया था वो 3 लोगों के नाम पर बनाया, जिसमें लखपत सिंह बुटोला थे, प्रकाश रावत थे और नरेशानंद नौटियाल का था। तो पार्टी हाईकमान ने आज जो तय किया है वो लखपत सिंह बुटोला पे चुनाव मैदान में उतारा है। और आगे जैसे चुनाव बढ़ेगा, कांग्रेस की रणनीति भी ये रहेगी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। सर, भाजपा ने अपने दोनों सीटों पर जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो भाजपा की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भाजपा ने अभी हाल में ही एक बैठक की, उसमें 2 दिन तक वो बैठक चली, मंथन हुआ उसमें, और बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट, इन दोनों सीटों पर उन्होंने रणनीति बनाई है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि लोकसभा चुनाव में जो गढ़वाल सीट से चुनाव जीते हैं अनिल बलूनी, उनको बद्रीनाथ का जिम्मा दिया गया, उनको बद्रीनाथ का पालक बनाया गया है चुनाव का। दूसरा जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट से जीते हैं चुनाव लोकसभा का, तो उनको मंगलौर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ चुनाव प्रबंधन प्रभारी बनाया गया है अनिल बलूनी के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को। और ऐसे ही मंगलौर में जो चुनाव प्रबंधन प्रभारी बनाया गया पूर्व कैबिनेट मंत्री जो स्वामी यतीश्वरानंद है। अब इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होगी चुनाव लड़ाने की। इनके साथ कुछ संयोजक भी बनाए गए हैं, 2 संयोजक भी बनाए गए हैं। मंगलौर में जो पूर्व प्रत्याशी थे 2022 का जो चुनाव लड़े थे दिनेश पवार, उनको संयोजक बनाया गया है। अब पार्टी का अगला जो कदम होगा, अब पहला तो शक्ति प्रदर्शन का है कि अब नॉमिनेशन होने कुछ दिनों बाद अभी पार्टी तय करने वाली है कि किस दिन वो नॉमिनेशन करेंगे। उसके बाद जो है पार्टी मैदान में पूरी तरह से उतर जाएगी। सर, बद्रीनाथ सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने नए प्रत्याशी जो है उतारे हैं, वो अभी तक जो है पंचायत तक ही सीमित थे। और अभी अगर हम भाजपा की बात करें तो उन्होंने राजेंद्र भंडारी, जो कांग्रेस से छोड़कर अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं, तो उनको उतारा। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या चुनौती रहेगी? हाँ, इसमें जो राजेंद्र भंडारी 2022 में कांग्रेस के टिकट पे बद्रीनाथ से चुनाव जीते थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, इसलिए उन्होंने अपने विधायकी से भी इस्तीफा दिया था और यही वजह थी कि बद्रीनाथ सीट में उपचुनाव हो रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने ये था कि प्रत्याशी वहाँ पे जो स्थानीय नेता तो कहे थे, लेकिन उन्होंने लखपत बुटोला पे भरोसा जताया। और बुटोला का खास तौर पर 2014 में वो पहली बार जिला पंचायत सदस्य बने और 2015 में एक कुछ टाइम के लिए उनको जिला पंचायत अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मिली है और उनके सामने पहली बार ये विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हो। अब कांग्रेस के सामने ये रहेगा कि सबसे पहले राजेंद्र भंडारी के खिलाफ उनके पास एक मुद्दा बनाएंगे कि वो लास्ट टाइम पे लोकसभा पे ठीक चुनाव से पहले एक पार्टी को एक तरफ से धोखा देके पार्टी छोड़ के गए हैं, तो कांग्रेस इसको भी बनाने का प्रयास करेगी। और स्थानीय मुद्दे खासकर वहाँ पे जैसे जोशीमठ के मुद्दे भी हैं, जोशीमठ आपदा के मुद्दे हैं और तमाम और मुद्दे भी, अग्निवीर को भी कांग्रेस इस बार उपचुनाव में फिर से दोबारा बनाएगी। लोकसभा में उन्होंने मुद्दा बनाया था इसको और फिर से एक बार मुद्दा बनाएगी। तो कांग्रेस की खासकर रणनीति रहेगी जो राजेंद्र भंडारी उनकी घेराबंदी के लिए जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो कार्यकर्ताओं उनको एक मुद्दा बनाएगी। तो सर, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने जो दोनों ही प्रत्याशी हैं वो अपनी जो मतलब पुराने प्रत्याशी हैं, लंबे समय से यहाँ पर हैं, तो उन पर भरोसा जताया। तो भाजपा की अगर हम बात करें तो उन्होंने दोनों ही प्रत्याशी जिनको कहा जा रहा है कि वो मतलब बाहर से हैं, तो मतलब उन पर भरोसा जताया। तो ऐसे में अब भाजपा की क्या रणनीति रहेगी?
हाँ, देखिए ये बड़ी रोचक बात है कि बीजेपी को ये माना जाता है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है और वो सांगठनिक नेटवर्क से निकले हुए लोगों को आगे बढ़ाती है। लेकिन इस बार उल्टा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है अपने कैडर के लोगों को आगे बढ़ा रही है, जो जो पार्टी के लंबे समय से जुड़े हुए थे उन लोगों को उन्होंने प्रत्याशी बनाया दोनों सीटों पर। लेकिन बीजेपी में यह बड़ा संयोग की बात है कि दोनों ही सीटों पर ऐसे प्रत्याशी ऐसे चेहरे जो हैं वो दावेदारी कर वो चुनाव लड़ रहे हैं जिनका भाजपा के कैडर से कोई लेना देना नहीं है और वो ताजे ताजे, मतलब ये समझिए कि राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए और भड़ाना भी लोकसभा चुनाव के दौरान शामिल हुए। तो जहां तक मंगलौर सीट पर जो करतार सिंह भड़ाना जो चुनाव लड़ रहे वो पिछले वैसे तो तीन बार के वो विधायक हैं, लेकिन उनकी एक खासियत यह है कि वो उनका उत्तराखंड से, मतलब वो राज्य और पार्टी दोनों बदलने में माहिर हैं। वो बसपा में रहे, वो राष्ट्रीय लोक दल में रहे और दोनों ही दलों से उन्होंने वो प्रत्याशी रहे और चुनाव जीते, विधायक रहे। खतौली सीट से चुनाव लड़े, हरियाणा में एक सीट से चुनाव लड़े, वहां मंत्री भी रहे और अब वो मंगलौर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो दोनों प्रत्याशियों को जिनको ये कहा जा रहा है कि वो बाहर से आए हुए हैं, उनको कैसे वो पब्लिक के बीच में या जनता के बीच में ले जाएगी और उनके माध्यम से वोट हासिल करेगी। सर, मंगलौर सीट पर किन पार्टियों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है? हाल का इसमें जो मंगलौर सीट है, इसमें मुख्य जो मुकाबला अगर दबदबा देखा जाए तो इसमें बसपा का रहा है और कांग्रेस भी इसमें कई बार इसमें जीत हासिल की। अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो जो इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने, उन्होंने बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ा था 2017 में। और जो अभी बसपा के प्रत्याशी थे दिवंगत सरबत कनीम अंसारी, उस समय वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे। तो 2017 में काजी निजामुद्दीन ने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था और 2012 में जो बात करें हम तो 2012 में भी बसपा ने यहाँ से जीत की थी, उसमें भी सरबत करीम अंसारी यहाँ से चुनाव जीते थे। और 2017 में फिर से कांग्रेस और बसपा के बीच ही मुकाबला देखा गया यहाँ पे और उसमें 2017 में काजी निजामुद्दीन ने यहाँ से कांग्रेस के टिकट पे जीत हासिल की थी। और 22 में भी जो मुकाबला देखा जाए तो उसमें भी बसपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहा। हालांकि कांग्रेस इसमें हार गई थी, कम मार्जिन से, बहुत ही कम अंतर से इसमें बसपा ने जीत हासिल की थी। आज तक का जो चुनावी अगर राज्य गठन के बाद देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी का यहाँ पे कभी भी जीत नहीं पाई है इसमें चुनाव का। तो सर, क्या बीजेपी इस बार ये त्रिकोण बना पाएगी? देखिए, भाजपा के लिए ये सीट हमेशा से ही एक सपना रही है। ये बसपा और कांग्रेस का दुर्ग बना है हमेशा मंगलौर, लेकिन इस बार बीजेपी ये इस रणनीति के साथ मैदान में है कि इस बार वो इस किले को फतेह करेगी। इसके लिए उन्होंने एक कैंडिडेट जो है करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है, जो गुज्जर समुदाय से हैं। तो एक ये बड़ा वोट बैंक भी है उस इलाके में, तो ये देखना होगा कि वो क्या इस वोट बैंक को साध पाएंगे। और जहां तक भाजपा के परफॉर्मेंस की बात है तो 2012 से लेके 2022 तक बीजेपी 1600 वोटों से 1300 वोट उसको मिले थे 2012 में और उसके बाद आज वो 19,000 वोट पे पहुंची है और लोकसभा चुनाव में उसको 23,000 तक वोट मिले हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी मतलब गेन कर रही है इस सीट पर। लेकिन वहां पर जो समीकरण है, क्योंकि वहां मुस्लिम और जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो वोट हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है और इसी समीकरण पे कैंडिडेट अभी तक चुनाव जीतते आए हैं। जिनको इन दो वर्गों ने सपोर्ट किया वो चुनाव जीत गया। तो इस बार देखते हैं कि क्या इस समीकरण का सूत्र बीजेपी के पास होगा ताकि वो इस सीट को जीत पाए। लेकिन ये मुकाबला, मंगलौर का मुकाबला बहुत कड़ा होने जा रहा है। तो पार्टियों ने तो अब अपनी तैयारी कर ली है और अब देखना ये है कि जीत किसे मिलती है। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।